स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पॉलिटिशियंस कम एंड गो, ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स। सब नेता बदमाश होते हैं। नेता जो आता है अपने निहित स्वार्थ से आता है जी। पब्लिक के लिए कुछ करता नहीं है। क्या समझता हूं मैं मीटिंग कर सकता हूं 2 और। जैसे ही उन्होंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी मुझे वहां से मारने लगे कि चुप हो जाओ। मैंने कहा साहब मेरा काम तो आपको अपनी राय देना, आप जैसा ठीक समझिए। फिर 2 पंक्तियां उन्होंने कही जो मुझे याद है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसलिए रखूंगा पास क्योंकि निंदक नहीं रह रहा। एक सिर्फ दृष्टांत है मेरा, जब मैं कोयला सचिव था मुझ पर एक दबाव आया जो कि इलीगल रॉन्ग था। तो सर उसमें तो आप भी ना पढ़िए तो ठीक है, उसने मुझे सुझाव अपने हिसाब से सुझाव दिया। तो सिस्टम की नीड भी है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो रेडिकल ना हो। सर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ अपने अनुभव की बात की थी, तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बहुत, जब मैं कोल सचिव था तो काफी चर्चाएं हुई। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट IAS बिहाइंड द सीन्स। आज फिर हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल स्वरूप, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी। कोल सेक्रेटरी कहना सर आई थिंक पूरी तरह सही नहीं होगा, इतने सारे पोर्टफोलियो आपके पास रहे। तो इसी वजह से आज हम IAS वर्सेस पॉलिटिशियन, जो एक सबसे बर्निंग डिबेट सबके मन में रहती है कि यार पॉलिटिशियंस देश को चला रहे हैं कि IAS देश को चला रहे हैं, और इन दोनों में फ्रिक्शन है या दोनों साठ गांठ से काम कर रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस वर्ड सो दैट इट कैन बी क्लैरिफाइड व्हाइल डिस्कसिंग विद सर। सो शुरुआत करते हैं इस बात से कि पॉलिटिशियंस कम एंड गो, ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स। एक बार आपने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया तो अब जब तक आप रिटायर नहीं हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं, तो यू आर इन द सर्विस। लेकिन पॉलिटिशियंस को हर 5 साल बाद एग्जाम देना है, राइट? तो आप सर आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं IAS को, और सर मैं कोशिश करूंगा कि रिप्रेजेंट करूं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिशियंस। तो इस पे IAS रिमेन्स पावरफुल। व्हाई IAS आर इंपॉर्टेंट सर? एंड डू यू थिंक पॉलिटिशियंस रेस्ट्रिक्ट द गुड इंटेंशंस ऑफ IAS? जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत के 10-15 साल काफ़ी फ्रिक्शन रहा आपकी लाइफ में। आपने जिक्र किया मायावती जी का, 3 ट्रांसफ़र 6 महीने में। और इस वाले पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे स्पेसिफिक कई सारे पॉलिटिशियंस का जिनके साथ सर ने काम किया है। तो सर स्टार्ट करते हैं शुरुआत के 10 साल की फ्रिक्शन। सर उसी माइंडसेट को बताइएगा। वी नो दैट यू हैव इवॉल्व्ड, बट वहां से बात करते। देखिए शुरू में जब मैंने सेवा ज्वाइन की जी, तो जैसे कई लोगों में होता है मुझ में भी था जी। मुझे ऐसा लगता था जितनी गड़बड़ हो रही है इस देश में पॉलिटिशियंस की वजह से हो रही है। जी। और इस वजह से शायद मेरा जो नजरिया था, मेरा बिहेवियर था, जी। जो भी नेता मुझसे मिलने आता था वो जी। प्रेजुडिस था। जी। और इस वजह से मेरी नेताओं से लड़ाई भी होती थी। जी। तो शुरू में जैसे कोई सही बात भी बताता था और सही काम भी कहता था तो मेरा एक प्रेजुडिस रहता था, इसके पीछे इसका मालूम नहीं मंशा क्या है। और उससे मुझे नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? पहली चीज की मैंने जो जितना मैं काम कर सकता था शायद उतना मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा काफी टाइम पॉलिटिशियन से उलझने में निकल जाता था। दूसरा, मुझे जो इनपुट मिल सकता था पॉलिटिशियन से, जिसका मैं लाभ ले सकता था, वो शायद शुरू में नहीं ले पाया, क्योंकि मैं समझता था सब गलत कहते हैं। मुझे स्मरण है जब मैं सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट था, नया बना था, तो अपने कमरे में बैठा था। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे वहाँ के वो गांधीवाद थे और वो भी गांधी जी की तरह एक ही कपड़ा पहनते थे। तो आए मुझसे मिलने, और मैं उस समय किसी मीटिंग में था, तो आ गए बैठ गए वहाँ पर। तो मुझे पहले इरिटेशन हुआ कि मैं मीटिंग में हूँ, ये बैठ गए आके। फिर उसका जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं उनसे बात करने लगा, तो उन्होंने, अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने बात बिल्कुल सही कही थी। वहाँ के क्षेत्र की बात कह रहे थे वो, और उनका दायित्व है बात कहना। भाई नेता काम क्या है कि जो जनता की बात आप तक पहुँचाए। हो सकता है उसमें उनका अपना भी कुछ काम हो, लेकिन मैं ये समझ के चलता था ये इनका अपना दायित्व, अपना इनका कोई इंटरेस्ट है, इसलिए बात कह रहे हैं। जब मैंने उनको सुना पूरा तो मुझे समझ में तो आया, लेकिन मेरे दिमाग में तब भी वो बायस था। खैर उस समय के नेता इतने अग्रेसिव नहीं होते थे जो आज मैं देखता हूँ। आज जो किस्से आते हैं वो बहुत शरीफ आदमी थे। तो उन्होंने अपनी बात कही, मैंने कहा कि अरे ये तो, मैं क्योंकि प्रेजुडिस था मैंने इमीडिएटली नहीं मानी उनकी बात। बाद में जब मैंने उसका परीक्षण किया तो पाया जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वहाँ जो समस्या उन्होंने उजागर की थी वो सही समस्या उजागर की थी। मैंने उस समस्या के समाधान का प्रयास भी किया, लेकिन फर्स्ट मेरा इंप्रेशन ये था कि इनका अपना इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल गलत थी कि सब नेता बदमाश होते हैं। नेता जो आता है अपने निहित स्वार्थ से आता है जी, पब्लिक के लिए कुछ करता नहीं है। ये मेरा गलत इंप्रेशन था, लेकिन था ये इंप्रेशन मेरा। सो यानी कि IAS वर्सेस पॉडकास्ट में जो पहला हमारा पॉइंट था, तो उसमें जो ये पॉइंट है ये पॉलिटिशियंस के फेवर में जाता है सर, कि देखिए पॉलिटिशियंस आर क्लोज टू पीपल। जो लोग अपनी समस्या बता रहे हैं सीधे नेता को बता रहे हैं, नेता को वोट भी लेनी है। ब्यूरोक्रेट्स अपने रूम में हैं,
मीटिंग्स कर रहे हैं, तो अगर पॉलिटिशियन वहां पर आ रहा है उनका दर्द लेके, तो हो सकता है वो कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर रहा हो जो आपको वो दिखा दे जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो. सो इट्स नॉट अबाउट कि पॉलिटिशियंस हमेशा गलत ही होते हैं, राइट? सर, आपका स्पेसिफिक जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया कि मायावती जी, तो एक अब पॉलिटिशियन के जिक्र से शुरू करते हैं. तो आप अपनी जो आपकी नई बुक आ रही है एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस, तो उसमें आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मोदी जी, अमित शाह जी, तो कई सारे पॉलिटिशियंस का जिक्र किया है. तो स्टार्ट करते हैं सर मायावती जी से. तो उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, मायावती जी के साथ जब मैं उनके विशेष सचिव के रूप में नियुक्त हुआ, उससे पूर्व मैं कल्याण सिंह जी के साथ रह चुका था जी, और मेरा एक अनुभव था जी चीफ मिनिस्टर के बारे में, और मेरा का बड़ा सुखद अनुभव था. मैंने तब पाया कि अच्छे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, अच्छा काम भी करते हैं. उसके बाद जब मायावती जी के साथ मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं थोड़ा सख्ते में आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे दृष्टांत मेरे सामने आए कि मुझे लगा कि पूर्व में जो मेरी पूर्वाग्रह था जी, वो शायद सही प्रतीत हो रहा है. तो मैं उनके साथ करीब 6 महीने रहा, और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई. तो जिस दिन उनकी सरकार गिरी उस दिन मैं बहुत प्रसन्न था कि मुझे ऐसा लगा मैं जेल से बाहर निकल गया. उससे पहले भी जो हमारे प्रमुख सचिव थे मायावती जी के, मैं उन्हीं के अंडर में काम करता था. मैं अक्सर उनसे कहता सर मुझे छुट्टी जाने दीजिए. क्यों? क्योंकि मैं बहुत पीड़ित था वहाँ पर, और मैं ही नहीं था, मेरे जितने और साथी भी थे वो बहुत पीड़ित थे. हम लोग सब सोचते थे कैसे निकला जाए यहाँ से. तो मैं अक्सर उनसे कहता था कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे दृष्टांत हुए थे जिसमें मैं बहुत परेशान था. तो एक आध बार उन्होंने कहा चल अगलो बात करेंगे. जब मैंने उनसे 2-3 बार कहा तो एक दिन उनसे कहा कि बैठो, और फिर उन्होंने कहा ये तुम बार बार छुट्टी की बात करते हो, तुम चले जाओगे तो क्या होगा? अभी क्या होता है कि अगर कुछ गलत काम ये करती हैं तो हम 3-4 लोग जाके उनको समझाते हैं और वो काम ठीक हो जाता है कई प्रकरणों में. तो हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, तुम चले जाओगे हम भी चले जाएंगे, तो जो होना वो हो गया. उन्होंने एक दृष्टांत बताया मुझे, अब मुझे तब जो उन्होंने बताया तो मुझे याद आया. एग्जाम्पल दिया उन्होंने, देखो हमने किया नहीं किया. मायावती जी की आदत थी कि वो नाराज हो जाती थी तो किसी को कभी भी सस्पेंड कर देती थी. तो एक डीएम को सस्पेंड कर दिया, उसको कोई गलती नहीं थी, हम लोगों ने परीक्षण की कोई गलती नहीं थी, नाराज हो गई. अब वो डीएम रोता हुआ है, बड़ा अच्छा अफसर था, कहता सर हम तो कोई गलती हुई नहीं, अब सस्पेंड कर दिया. अब हम लोग सोचा इसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे इसका सस्पेंशन रिवोक किया जाए. तो मायावती जी सुबह के टाइम पे सबसे अच्छे मूड में रहती थी. जो हम लोग जितने काम कराने होते सुबह सुबह कर लेती थी, जब नाश्ता कर रही होती थी. तो हम सब लोग 3-4 लोग पहुंचे वहां पर और उनसे कहा मैडम आपने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो, लेकिन अधिकारी बहुत अच्छा है. तो हम ये तो कह नहीं सकते थे गलती नहीं हुई, क्योंकि और नाराज हो जाती, गलती नहीं हुई. उन्होंने तो इस आधार पे किया था कि गलती हुई है. तो हमने कहा मैडम हो जाती है सबसे गलती, हो सकता है उससे भी गलती होगी, लेकिन अधिकारी बहुत अच्छा है. देख के ऊपर कहती है अच्छा है अधिकारी, हाँ मैडम बहुत अच्छा अधिकारी, अच्छा ठीक है कर दे उसे. तो उसका निलंबन वापस हो गया. तो ये दृष्टांत हमारे प्रमुख सचिव ने हमें याद दिलाया कि देखो ऐसे कितने ऐसे बात हुई जहां वो गलत काम को हम लोग ठीक करा ले गए, कई में नहीं करा पाए, लेकिन अब तुम चले जाओगे तो वो भी नहीं होगा. तो मुझे बात उनकी समझ में आई, तो हम रहे वहां पर. लेकिन वो बहुत सुखद नहीं था 6 माह. मैं उसको कंपेयर कर रहा था उससे पूर्व 1.5 साल में कल्याण सिंह जी के साथ था. तो वो स्थिति तो यानी कि पॉलिटिशियंस का जो पर्सनालिटी है वो भी ब्यूरोक्रेसी की गुणवत्ता पर असर डालती है, मतलब ब्यूरोक्रेसी कितना अच्छे से काम कर पाएगी. देखिए अल्टीमेटली डिसीजन तो पॉलिटिशियन ही लेता है ना. जी जी, इन ए डेमोक्रेसी एंड राइटली सो. जी, जो निर्णय अंतिम है वो पॉलिटिशियन लेता है. सिविल सर्वेंट का काम उनको सही राय देना है. तो ये बहुत निर्भर करता है कि पॉलिटिशियन कैसा है और सिविल सर्वेंट दोनों पे. आपने शुरू में वर्सेस की बात कही जी. मेरे विचार से वो जो वर्सेस पहले 10-12 साल में मैं समझता था वो तो वी हट गया वहां से. साथ काम करना है, कुल्यूट करके नहीं करना है, गठजोड़ नहीं बनाना है. सिविल सर्वेंट का मेरे विचार से कार्य यह है कि जो वो सही समझता है वो राय वहां प्रस्तुत करे. एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उससे पूर्व मैं कल्याण सिंह जी के साथ था. मुझे स्मरण है कि मैं उनका डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था, और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन काफी क्लोज होता है मुख्यमंत्री के. तो मैं नया डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बना था, और मेरा काम यह था कि मैं उनको सुबह सुबह जाकर जो समाचार पत्रों में छपा है उसके बारे में अवगत कराऊं. तो मैं उस दिन सुबह पहुंचा, मुझे करीब 20-25 दिन हुए होंगे ज्वाइन किए हुए. तो थोड़ा तनाव दिखा मुझे कमरे में. वहाँ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी खड़े थे, और कोई चर्चा चल रही थी. तो मैं चीफ सेक्रेटरी के पड़ोस में खड़ा हो गया, और चर्चा किस बात की थी कि इटावा में इलेक्शन काउंटर मांड हो गया था. ओके. और वहाँ पुनः चुनाव हो रहा था, और उसमें मुख्यमंत्री की 7 पब्लिक मीटिंग लगा दी गई थी. अब ये पूर्णतः पॉलिटिकल मामला था. तो मैं चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था. मुख्यमंत्री जी इस बात पे नाराज थे कि बिना मुझसे पूछे 7 मीटिंग क्यों लगा दी.
मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं 5 ही करूंगा, 2 कैंसिल कर दो। तो दोनों चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनसे सहमत हो रहे थे, अपना गर्दन हिला रहे थे, हाँ सर आप कहाँ जा पाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि सर ये तो आपका है राजनीतिक प्रकरण, लेकिन मैं कुछ दिनों पूर्व जिलाधिकारी था लखीमपुर खीरी में, और जब चीफ मिनिस्टर आते हैं तो सर बड़ी तैयारियां होती हैं, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि आप उन 2 बैठकों को कैंसिल मत करें, आप बोले नहीं वहां जाकर थोड़ी देर के लिए जाएं। तो उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, क्या समझते हो मैं मीटिंग कर सकता हूं 2 और? जैसे ही उन्होंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी मुझे वहां से मारने लगे कि चुप हो जाओ। मैंने कहा साहब मेरा काम तो आपको अपनी राय देना, आप जैसा ठीक समझिए। चीफ सेक्रेटरी और जोर के मुझे करना किया। उसके बाद करीब 15 सेकंड बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था कमरे में। 15 सेकंड बाद चीफ मिनिस्टर मुझसे बोले मेरी तरफ घूम के, हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा अनिल जी सही कह रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी ने अपना हाथ नीचे खींच लिया, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इस बात को यहां इसलिए बता रहा हूं कि सिविल सर्वेंट का मेरे विचार से, और आगे मुझे इस अनुभव का लाभ हुआ कि हम पोलाइटली अपनी बात को, अपने मत को अवश्य प्रस्तुत करें। जब कल्याण सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैं तो उनसे, मेरी आदत नहीं थी, मैं किसी नेता से मिलता नहीं था, तो मैं नहीं गया उनसे मिलने। 3 दिन बाद उनका फोन आया मेरे पास कि अनिल सब लोग मिलने आए तो मिलने नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा सर मैंने सोचा आप व्यस्त होंगे, जब आप खाली होंगे मैं आऊंगा मिलने। नहीं अभी आओ। मैं चला गया उनसे मिलने। जब मैं घुसा कमरे में तब तक मेरा प्रमोशन हो चुका था, स्पेशल सेक्रेटरी में सेक्रेटरी बन गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा अनिल मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब ठीक है, जो आपका निर्णय। बोले पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहता हूँ? मैंने कहा आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बोले नहीं तुम्हें आओ बैठो मैं बताता हूँ। तो फिर उन्होंने ये किस्सा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का उन्होंने मुझे बताया, मैं भूल गया था। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें इसलिए ला रहा हूँ कि शुरू में मैं भी समझता था कि तुम बड़े मुंहफट हो, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि तुम्हारा अपना तो कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं, तुम तो मेरे हित में बताते हो। फिर 2 पंक्तियां उन्होंने कही जो मुझे याद है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसलिए रखूंगा पास क्योंकि निंदक नहीं रहे। सो बेसिकली मेरा ये मानना है कि सिविल सर्वेंट को अपनी बात कहनी चाहिए जो वो ठीक समझता है, अंतिम निर्णय नेता का है। और एक बार वो निर्णय ले फिर मेरे विचार से सिविल सर्वेंट को उसको बिना अपने पूर्वाग्रह के उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, अगर वो निर्णय इलीगल है यानी कि किसी नियम के विरुद्ध है तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर ऐसा कोई किस्सा बताएंगे जब पॉलिटिशियंस ने आपसे कहा हो कि भाई ये फैसला लेना है और आपने सोचा हो कि भाई ये फैसला तो इलीगल है, लेकिन जैसे कि हमारा इससे पहले डिस्कशन हो रहा था तो उसमें बात थी कि देखो 3 तरह के फैसले होते हैं। कुछ जो बिल्कुल क्लियर है कि जी ये फैसला कानूनी रूप से सही है, होना भी चाहिए। सेकंड है ग्रे एरिया हो सकता है, मतलब इंटरप्रिटेशन आप एक अधिकारी आपने कहा नहीं होना चाहिए, दूसरे ने कहा होना चाहिए, और तीसरा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको लगा हो कि हाँ अब पॉलिटिशियन ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, जो ग्रे एरिया था उसमें भी पॉलिटिशियन सही था, मैं ठीक नहीं था। तो कई ऐसे प्रकरण आए जहां पे इलीगल बात मुझसे शुरू में कही गई। मुझे स्मरण है कि पहले 15 साल में तो कई लोग मुझसे गलत काम कराने के लिए भी आए। ओके। लेकिन उसके बाद करीब 21 वर्ष 22 वर्ष जो मैं रहा सेवा में, कोई नहीं आया। एक सिर्फ दृष्टांत है मेरा, जब मैं कोयला सचिव था मुझ पर एक दबाव आया जो कि इलीगल रॉन्ग था। तो सिर्फ ऐसा इंस्टेंस 20 साल में आए। तो इसका मतलब अगर आपकी एक बार रेपुटेशन बन जाए कि आप गलत काम नहीं करते तो आपसे गलत काम कहेगा नहीं, वो ऐसे अधिकारी को लाएगा जो करता है सबके सब काम। और ये राय मैं अपने साथियों को भी देता हूं, भैया देखो गलत काम, जो गलत से मेरा मतलब ये है जो किसी लॉ के विरुद्ध हो, आपके चिंतन के हिसाब से गलत सही नहीं है। वो जो ग्रे एरिया है वो आपका चिंतन है, उसमें लॉ नहीं कहता मत कीजिए। लॉ तो ये कह सकता है कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं गलत है सही, वहां अपनी बात आप स्पष्ट रूप से अपने मंत्री या पॉलिटिशियन जिसको डिसीजन लेना है उसके सामने रखें, और ओवर रूल हो जाए तो आपको करना चाहिए। लेकिन इलीगल काम है तो आप ओवर रूल हो जाए तो भी नहीं करना चाहिए। तो ये जैसे लास्ट इंस्टेंस मैंने आपको बताया, जो एक इंस्टेंस हुआ मुझे कोयला सचिव, मुझसे कहा गया कुछ काम करने को, मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये इलीगल है। इसका जवाब नहीं था उनके पास, फिर भी मुझ पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि आप इसको कीजिए। मैंने नहीं किया तो मेरा स्थानांतरण हो गया, ठीक है। सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी सर्विस में जाएंगे और एथिक्स के स्टडी अलग से पेपर भी होता है, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे, जब आप कह रहे हैं कि कुछ इलीगल काम कहे गए स्टार्टिंग के 10 से 15 सालों में, तो किस तरह के काम होते हैं वो कि जो कहे जाते हैं, दबाव होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हम जब नए नए एसडीएम बने थे तो मेरे पास सुबह सुबह फोन आया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था, वो बहुत ही आक्रोश में था, कह रहा था ये गुंडे मेरे घर में घुस आए हैं और ये मेरे घर को कब्जा कर रहे हैं और आप कुछ कीजिए। सो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का डायरेक्ट काम क्राइम से नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर से होता है, क्राइम से नहीं होता। फिर भी जब मेरे पास फोन आया
तो मैंने उससे कहा कि आप थाने में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाइए थाने में। बोले साहब थाने में सुन नहीं रहा है। तो मैंने थाने को फ़ोन करने की कोशिश की, थाने को फ़ोन नहीं मिला और छुट्टी वाला दिन था। तो जीप घर पे खड़ी थी, ड्राइवर था नहीं, मैं जीप चला के थाने पहुंच गया। और यंगस्टर का होता है कि जोश कुछ ठीक करेंगे, अब वहाँ इलीगल काम हो रहा है देखिए आप। तो मैं गया वहाँ थाने में, थानेदार ने मुझे पहचाना तो उसने कहा सर कैसे आए आप। तो मैंने कहा कि भाई वो कब्जा कर रहा है, आप लोगों को खबर है, आप कुछ कर नहीं रहे। बोले सर वो सांसद महोदय का लड़का है, तो सर उसमें तो आप भी ना पढ़िए तो ठीक है। उसने मुझे सुझाव अपने हिसाब से सुझाव दिया। तो मैंने कहा तो गलत काम कर रहा है, तो इलीगल है, मतलब किसी घर में गलत, आपको पता है मुझे पता है, अब तो मुझे भी पता है, तो उसको रोकना पड़ेगा। बोले सर आप बोला नहीं पूरा सेंटेंस। तो मैंने कहा ऐसा करो 4 सिपाही बैठा लो मेरी जीप में। मैंने 4 सिपाही बैठा ले जीप में और मैं खुद पहुंच गया वहाँ पे। शायद अब ना करूँ मैं, मतलब जब आदमी मैच्योर हो जाता है ये सब चीज़ें नहीं करता। वहाँ पहुँच गया, मैंने उनको पकड़ा, उसके लड़के को बंद कर दिया। अब वो इलीगल काम कर रहा था, मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास ऑब्वियसली दबाव आना शुरू हुआ कि भाई इसका कीजिए। मैंने कहा अब तो जो कोर्ट में होगा उसका कोर्ट के हिसाब से होगा, मैंने नहीं किया। सो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई जगह आप कहीं इलीगल काम हो रहा है तो आपका काम अगर रोकना है तो रोकिए, और आप पे दबाव पड़ रहा है गलत काम करने का तो आप मत कीजिए। जैसे सर एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आपने कहा शायद अब वो बात आए तो शायद अब मैं वो ना करूं, क्योंकि मेरा वो ड्यूटी नहीं थी ना वो। ओके भाई मेरा ड्यूटी क्राइम कंट्रोल नहीं थी। लेकिन जैसे एथिक्स केस स्टडी है तो उसमें अगर बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप पर वो आया, आपकी एक्सप्लिसिट ड्यूटी नहीं है, तो ऐसे में यू हैव टू फाइंड सर्टेन। सो उसका तरीका ये है कि अगर थानेदार नहीं मानता तो मुझे एसपी से बात करनी। जी उसका तरीका डिफरेंट है, मैं खुद नहीं पहुंच जाऊंगा वहां पर। देखिए हर समस्या का एक समाधान का तरीका होता है जी। हम पूरे समाज को ठीक करने का बर्डन अपने कंधों पर नहीं ले सकते। ये हमें समझना पड़ेगा हमारी भूमिका क्या है। वो तो उसमें नया खून नया जोश था, हम चले गए जी। चूंकि आपने एथिक्स की बात कही, देखिए एथिक्स जो है वो लॉ के अलग है। अगर कोई इलीगल है तो वो तो अनएथिकल, क्या वो तो गलत है। एथिक्स वहां आती है जहां पे लॉ क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जिसको मैं गलत समझता हूं। अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो मेरे लिए अनएथिकल है, हो सकता है दूसरे के लिए कहे कि फर्क ही नहीं पड़ता, होने दो। तो ये डिफरेंस बड़ा क्लियरली समझना चाहिए। हम कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। हम में से कई सिविल सर्वेंट नेताओं को ठीक करने बैठ जाते हैं, फिर हर नेता की हर बात को गलत करने बैठ जाते हैं। मेरे विचार से गलत वही है जो कि इलीगल है जी। और बाकी जो अनएथिकल है, जो गलत है, वो मैं तो खुद करूंगा ही नहीं, लेकिन कोई दूसरा कर रहा होगा तो मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि मेरी उसमें भूमिका क्या है। जैसा पहले दृष्टांत में मैंने आपको बताया, आपको अपनी भूमिका डिफाइन करना बहुत जरूरी है। वरना मैं अक्सर देखता हूं कि कई अधिकारी पूरे समाज में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उस समय मैं उनको सुझाव यही देता हूं जो राइनल्ड नाइबोर का एक कोट है, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, courage to change things that I can, and the wisdom to understand the difference between the two. Otherwise आदमी पागल हो जाएगा, वो इधर देगा यहाँ गड़बड़ वहां गड़बड़ है। मेरा ये मानना है कि हर अधिकारी के पास काम करने का बहुत अच्छा खासा दायरा है। अगर उस दायरे में अच्छा काम करें तो वो दायरा भी बढ़ेगा। आप जंप करेंगे कि आपके दायरे में नहीं वो भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, आप यहाँ फंसेंगे वहां फंसेंगे, और जो आपको करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम की नीड भी है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो रेडिकल ना हो, वो बैलेंस और फंक्शनलिज्म में बिलीव करें। बड़ा सिंपल है। देखिए मैं तो अक्सर मजाक में कहता हूं कि अगर आपको रेवोल्यूशनरी बनना है तो झाड़ू उठाइए, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आप इवोल्यूशनरी हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीमाएं जरूर देखनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए आप कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर ही होता रहता है, वो इस बात से परेशान होते हैं या खुश होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे इतने ट्रांसफर हो गए, 50 हो गए, 57 हो गए, 62 हो गए, लेके घूमते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनका ट्रांसफर क्यों हुआ। और जैसे मेरा भी शुरू में ट्रांसफर बहुत होता था, जैसा आपने एक उदाहरण दिया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पॉलिटिशियन की भी अपनी मजबूरी होती है। अब उस मजबूरी में क्या हम जो चीज इलीगल नहीं है वो काम कर सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है समझना। द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन हम ये नहीं समझ पाते। हम समझते हैं जो वो कह रहा है अगर मैं करूंगा तो कॉम्प्रोमाइज होगा। नो, आफ्टर ऑल उसे अपनी राजनीति चलानी है, और अगर वो गलत काम नहीं कर रहा है, कह रहा है, तो मेरा दायित्व है कि मैं उस काम को करूं और उसका ही काम ना करूं, उस प्रकार के जितने काम है। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा कि पॉलिटिशियन आपको फीडबैक देता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। जब मैं एडिशनल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज था तो वहां नेताओं को बड़ा दबाव रहता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। देखिए नेताओं का काम यूपी में तो बहुत ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग, वहां एक इंडस्ट्री कहलाती थी ट्रांसफर इंडस्ट्री। तो कई लोग आते थे नेता मुझ पर ये कहने के लिए कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग पोस्टेड हैं सर, उनको जो है आप साथ कर दीजिए। दबाव आता था और बड़ा जायज है। तो मैंने सिद्धांत निकाला और एक ऑर्डर निकाला
कि जहां जहां पॉसिबल हो हस्बैंड वाइफ को साथ पोस्ट किया जाए। ये फीडबैक मुझे नेता से मिला जी। उसके बाद से इन अधिकारियों ने नेता के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि सिस्टम बना दिया। बिल्कुल। उस फीडबैक के आधार पर अगर हम सिस्टम बना दें, होता क्या है कि हम नेता के दबाव पे आपका काम कर दें, इनका काम ना करें, वहां गड़बड़ है जी, वहां गड़बड़ है। दो इलीगल नहीं है, अनएथिकल है कि एक का काम हम कर रहे हैं दूसरे का नहीं कर। अधिकारी का काम यह है कि जो आपको नेता बता रहा है उसे एज ए इनपुट लें, एज ए फीडबैक लें, और कोशिश करें ऐसा सिस्टम बनाने की कि उस दायरे में जो आए उसको उसी प्रकार का लाभ मिले जो नेता कह रहा है। सर, आपने अपनी नई बुक में गुड, बैड और अगली इस तरीके से कैटेगराइज करने की कोशिश की है पॉलिटिशियंस को, तो उसमें गुड में आपने किसको रखा है? देखिए, मैंने गुड बैड अगली एक शब्द है, एक फिल्म आई थी द गुड द बैड एंड द अगली, उसके संदर्भ में मैंने लिखा। और ये लिखा कि ये कहना गलत है कि सब पॉलिटिशियंस अगली या बैड हैं। वो इस समाज के अंग हैं। समाज के अंग होने के कारण जैसे सिविल सर्वेंट गुड बैड अगली होते हैं, वैसे पॉलिटिशियन भी गुड बैड अगली होते हैं। ये मेरा उसका संदर्भ था। जहां तक अच्छे पॉलिटिशियन के सवाल है, मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया जिनसे मैंने बहुत सीखा। जैसे कल्याण सिंह जी थे, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी थे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, जैसे ऑस्कर फर्नांडीज थे। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी में सब अच्छे जमे हुए हैं दूसरे नहीं। इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने पाया कि इनमें से किसी में, जिनका मैंने आपसे नाम लिया, किसी ने मुझे कोई गलत काम कभी नहीं करना, किसी ने नहीं। और अगर मैं उनके अपनी बात बताता था तो एक तो मैंने कल्याण सिंह जी वाला उदाहरण आपको दिया, ऐसे कई ऐसे उदाहरण। अगर वो कोई बात शुरू में कहते थे और अपनी बात में प्रस्तुत करता था, 90% केसेस में मेरी बात मानते थे जी। 10% ऐसे केसेस थे जहां वो ओवररूल करते थे। तो मेरा तो ये मानना है, हम प्रजातंत्र में रहते हैं। बिल्कुल। अगर 10% हम नेता का कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं भाई? और जो भी ये काम हुए हैं इनमें से कोई भी इलीगल नहीं था। वो उस ग्रे एरिया को बिलोंग करते थे, जैसा हमने शुरू में चर्चा की। मेरा मत ये था कि अनएथिकल है, उनका मत ये था कि इसमें एथिक्स का कोई प्रश्न नहीं है, तो हो सकता है, और उन्होंने ओवररूल किया। फेयर इनफ, दैट इज हाउ लाइफ इज। सर ने कहा कि 10% काम अगर हम नेताओं के कहने से कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? प्रजातंत्र की बात है, तो क्या सर इसका मतलब ये कि 90% जो काम है वो ब्यूरोक्रेसी अपने आप ही कर रही है? कर रही है मैं नहीं कह सकता, कर सकती है मैं कह सकता हूं। देखिए, दो चीजें हैं जी। अगर ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट को अपेक्षाएं नहीं है नेता से जी, तो निश्चित रूप से 90% कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसका काम कर दूंगा तो मुझे भी ये लाभ होगा। जहां लाभ की मैंने सोचने लगी वहां समस्या आई जी जी। कई सिविल सर्वेंट ऐसा सोचते हैं, उनको लाभ होता है, लेकिन कई बार प्राइस देना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हर चीज का एक प्राइस है। जीवन में आप कुछ करेंगे, प्राइस है। इसी से सिविल सर्वेंट्स के लिए प्राइस है। प्राइस ये है कि हो सकता है आप पकड़े जाएं। सो आर यू सेइंग द ट्रू ड्राइवर हियर ऑफ इंडिया, तो वो हमारी ब्यूरोक्रेसी ही है, क्योंकि 90% ये 90% जब मैं आपको कह रहा हूं उसमें भी अंतिम निर्णय नहीं है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन आप उस ड्राइवर के एसोसिएट हैं। ड्राइवर तो फिर भी पॉलिटिशियन है प्रजातंत्र में, और वो एसोसिएट की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। वो पॉलिटिशियन को बताएगा, साहब इसमें फर्स्ट गियर लगाना उचित होगा, सेकंड गियर लगाना उचित होगा, क्यों होगा। हाँ। अगर वो सही बताएगा तो गाड़ी सही चलेगी। आप सोचिए कि पॉलिटिशियन अपने हित में दूसरा गियर लगाना चाह रहा है, मैं दूसरा गियर लगा रहा हूं, क्या होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। साथ मिलकर गाड़ी चलानी है, ये समझना चाहिए हर को। ये संभव है कि कुछ जगह पर या तो ब्यूरोक्रेट इतना खराब हो या पॉलिटिशियन इतना खराब हो या दोनों इतने खराब हो, ये गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जहां आप सामंजस्य, इट्स नॉट कोल्यूशन, इट्स सामंजस्य, जहां आप उनको समझाएं। मेरा अनुभव भी ये बताता है। मैं एक पॉलिटिशियन के साथ सेक्रेटरी था यूपी में, उनका नाम ही 25% था, इतने भ्रष्ट थे वो। ओके। मैंने उनके साथ काम किया और उनसे मेरी झगड़ा भी हुआ इन द सेंस। उन्होंने एक दिन मुझे आदेश लिख के भेज दिया 2 लाइन का, इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, डिप्टी डायरेक्टर, कोई कारण नहीं दिया। तो मैंने उनको फोन किया, साहब आपने इनको सस्पेंड करने को लिखा। बोले मुझसे मिलने नहीं आया। हमने कहा भाई ये तो बहुत छोटी चीज है सर, मैं उससे कहता हूँ आपसे मिलेगा, उन्होंने फोन रख दिया। अब मैं तो समझ में नहीं आया क्या। मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया तो लोगों ने कहा साहब बड़ा ईमानदार अधिकारी है, बड़ा अच्छा काम करता है। तो मैंने उसको बुलाया अपने पास। मैंने कहा अजीब आदमी हो, तुम मिलने नहीं गए मंत्री जी से, बड़े नाराज हैं, सस्पेंड करने को कह रहे हैं। कहता है सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूं। मैंने अपनी पूर्व पुस्तक में 3 प्रकार के करप्शन बताए हैं, नजराना, शुक्राना, जबराना। ये मंत्री जी नजराना चाहते थे उससे। उसने कहा साहब ना मेरे पास पैसा है ना मैं दे सकता हूं। तो अब मेरे लिए यहां एथिकल डिलेमा है। आप देखिए
यहाँ लीगलिटी इलीगलिटी नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर पास किया था जी वो लीगल इस वजह से था कि मंत्री को अधिकार था डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने का। मेरी एथिक्स ये कहती थी कि ईमानदार आदमी को इस इशू पर सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एथिकल कॉन्टेस्ट शुरू हुआ जी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने नियम निकाल के देखे, उसमें देखा कि अगर मैं असहमत हूं अपनी मंत्री से तो मैं फाइल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रूट कर सकता हूं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, उसने कहा कि अच्छा ठीक है फाइल मुझे भेज, तो मैंने भेज दी, वो फाइल पे बैठ गया। अब फाइल पहुंची नहीं मंत्री के पास तो सस्पेंशन ऑर्डर कैसे जारी हो, सही बात, महीने हो गए। तो मंत्री ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा साहब फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास है, तो जाके मुख्यमंत्री से मिल लिए। अब उन दोनों आपस में क्या हुआ मुझे पता नहीं, 48 घंटे मेरा ट्रांसफर हो गया आपका होना। तो वो फिर मेरे चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा यार अजीब आदमी हो, उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं, फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इट इज इनएविटेबल, जो होना है परेशान क्या हो। फिर मैंने कहा साहब मैं तो वैसे भी हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा, कहीं आप भेजेंगे मुझे, निकालेंगे तो नहीं, वहां भी कुकर्म करूंगा या मैं, तो हंसने लगे वो। तो मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि कई बार आप जो चाहते हैं वो होगा, कई बार आप जो चाहते हैं नहीं होगा, कई बार आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, ये निर्णय आपको लेना है। नेता अपनी जगह पर वो अपने हिसाब से कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको, उनको अगर 25% बनाना था और नहीं मिल रहा है तो वो करेंगे, मैं उनका तो बिगाड़ नहीं सकता नेता का, लेकिन अपना तो मैं कर सकता हूं। मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अपने अधीनस्थ जितने अधिकारी हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा अगर उनकी गलती नहीं है, और ये काम मैं अंत तक करता रहा। मतलब अपने करियर के लास्ट ईयर में चेयरमैन सीबीएसई को हटाने का पर मुझका दबाव था, जबकि एक बढ़िया मंत्री थे। उनका कारण यह था कि सीबीएसई पेपर लीक हो गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो इनको हटाना पड़ेगा, बड़ा प्रेशर है। अब वो बड़ी अच्छी अधिकारी, तो मैंने कहा साहब उनको हटाने से तो और डिमोरलाइज हो जाएगी। नहीं नहीं अनिल जी आप समझते नहीं, उनको हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब अभी तो प्रेशर उन पर है मीडिया का, जैसे ही हटेंगे आप पर आ जाएगा। तो ये बात उनको समझ में आ गई, अरे मुझ पर आ जाएगा, तो मुझसे सहमत हो गए वो। अब देखिए पहले वो कह रहे थे उनको सस्पेंड कर दो, सहमत हो गए, अंततः क्या हुआ देखिए, वही सीबीएसई की चेयरमैन सचिव बनी, स्कूली शिक्षा बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। एक और प्रकरण था जिसमें उन्होंने मुझे ओवर रूल कर दिया और उस अधिकारी को रिजाइन करना पड़ा है इससे। सो जैसे आप कार्यकाल या जीवन होता है उसमें अलग अलग दृष्टांत आते हैं। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट है और आप बायस्ड, जैसे मैं शुरू में बायस था, नहीं है नेता के प्रति, तो गाड़ी ठीक चलेगी, गियर सही लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग द वैल्यू कि इस डिस्कशन से कि कैसे सिस्टम चल रहा है इसके बारे में क्लैरिटी, एक एक्सेप्टेंस हो। जैसे कि सर ने कहा कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग दीज आर लाइक इनएविटेबल थिंग्स, तो उनको रेजिस्ट थोड़ा ना करना है। नहीं, लेकिन प्रयास भी नहीं करना है कि हम ट्रांसफर, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, ट्रांसफर हो गया। मैं अक्सर देखता हूं अधिकारियों को, वो हम इनकी बात भी नहीं मानेंगे, इनके उनके साथ समस्या क्या है, वो समझते हैं सर वही ईमानदार है, दुनिया सब बेईमान है जी। ये कई लोगों में होती है कि जो मेरे हिसाब से सब बेईमान है, सिर्फ मैं ही ईमानदार हूं। तो क्या करते हैं वो, काम हम कुछ नहीं करते, ऑनेस्टी फुल स्टॉप। मैंने एथिकल डिलेमास में एक चैप्टर लिखा है, ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। ये ईमानदारी तो आवश्यक है ही, कोई ये कहेगा नहीं कि एहसान नहीं कर रहा ईमानदार होगा, लेकिन हमें काम भी करना है। हम ईमानदारी के नाम पर काम बंद कर दें, ये उचित नहीं है। ऑनेस्टी एंड कैलिबर मींस अल्टीमेटली आप सिस्टम में काम करने के लिए हैं। कई बार कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे, तो ट्रांसफर होता जा रहा है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर द सिस्टम, राइट। सर आपने यहाँ पर 3 तरह के करप्शन बताए थे, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया था, नजराना, शुक्राना, जबराना। नजराना वो है जैसे आप मंदिर में जाते हैं, ऑफर करते हैं, महाराजा अकबर के सामने जाते थे, लोग नजराना देते थे। अच्छा। इस अपेक्षा से कि बाद में कभी भगवान के पास जाते हैं ना, कि पहले आप उनके पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर मतलब एक्सपेक्टिंग कि अधिकारी आएगा मिलने, पहले आपका तो मुझे नहीं पता, अब तो शायद नजराना की बजाय वो जबराना हो गया है, लेकिन पहले नजराना यह कि आप मिलने जा रहे हैं तो अपेक्षा करते थे कुछ आप ले जाएंगे उनके, कि भविष्य में कुछ लाभ होगा। शुक्राना वो होता है कि आपने किसी से काम कराया, आप उसको जी, और जबराना वो है पुलिस के डंडे से जो आप निकलवाते हैं। तो यू आर सेइंग कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो ब्यूरोक्रेसी से जबराना कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना उचित नहीं जी। मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में, अगर आज की तारीख में भी अगर सिविल सर्वेंट चाहे तो कोई उससे वसूली नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए प्राइस उसको पे करना पड़ेगा जी। उसको प्राइस ये है कि हो सकता है जो वो चाह रहा है पोस्टिंग उसको ना मिले, मिल सकती है। जैसे मेरा अपना करियर ये बताता है कि मैंने 38 साल के करियर में किसी नेता से मैं नहीं मिला अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे अच्छी पोस्टिंग मिली। कभी कभी ये होता है कि अगर मैं कुछ कर दूं इसका काम तो हो सकता है मुझे अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, तो वहां समस्या आती। उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए
क्योंकि उसका भी एक प्राइस होता है। देखिए, कोई आदमी फ्री किसी के लिए कुछ नहीं करता। हम जिस समाज में रहते हैं वो उसका प्राइस मांगेगा, आज मांगेगा, कल मांगेगा, परसों मांगेगा, आप तैयार रहिए। अगर आप किसी की सिफारिश से या अपने डिजायर से आप कहीं नहीं गए हैं तो आपके ऊपर क्या प्रेशर है? कुछ नहीं प्रेशर, आप जो ठीक समझ रहे हैं कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पे जो राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें तो पॉलिटिशियंस वर्सेस ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे देखते हैं? जैसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स काफी कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, वो बंधे हुए हैं। तो हमारे एस्पिरेंट्स जानना चाहेंगे कि क्या बंधा हुआ कहना सही है? नहीं, व्हाट्स द वे? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। मैं जैसे मैंने कहा, मैं बड़े सेंसिटिव पोस्ट में रहा हूँ, कोल में रहा हूँ, एजुकेशन में रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं रोका कि आप अपनी बात नहीं कही, किसी ने नहीं रोका। और मैं कई और अधिकारियों को देखता था जो नहीं बोलते थे, बाहर मुझसे सहमत थे, अंदर नहीं बोलते थे। ये उनका व्यक्तिगत है। कोई पॉलिटिशियन नहीं मना करता कि आप मत बोलिए, हाँ आप पब्लिक में जाके नहीं बोलेंगे। ये इसमें हमें फर्क समझना चाहिए। हम ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं तो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। तो मेरी बहुत असहमति होती थी लोगों से, लेकिन मैं पब्लिकली उसे एक्सप्रेस नहीं करता था। पब्लिकली तो जो सरकार ने निर्णय लिया है वो मेरा भी निर्णय है। अगर इलीगल नहीं है, अगर इलीगल है तो मैं हट जाऊंगा उससे अलग। लेकिन अगर लेजिटिमेट निर्णय है, कोई इलीगैलिटी नहीं है, तो डिफरेंस ओपिनियन है। उन्होंने मुझे ओवर रूल कर दिया, मुझे उनकी बात माननी है। प्रॉब्लम तभी आती है कि मैं अपनी एथिक्स कर, अपनी वैल्यूज को सरकार पे इंपोज करने लगता हूं कि ये गलत है। जी, गलत का मतलब वो इलीगल नहीं है, लेकिन मेरे विचार से गलत, ये उचित नहीं। यानी कि यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू ऑनर द सिस्टम। देयर आर मल्टीपल वेज अ पर्टिकुलर थिंग कैन बी डन। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इस बार आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे में आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सर, जब बात इलीगल की हो और आपके पास दो चुनाव हो कि भाई आप जो इलीगल है वो नहीं करेंगे, दबाव बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी इस डिलेमा को क्या पब्लिक जो सर्वेंट है, क्या वो सिविल सर्वेंट जो है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए? वो भी नहीं करना चाहिए जब सेवा में, क्योंकि अभी आप सर्वेंट हैं जी, अभी पब्लिक सर्वेंट जी। जब तक आप सर्विस में हैं तब तक आपको पब्लिकली अपने डिफरेंसेस नहीं, चाहे वो एथिकल हो चाहे लीगल हो, आपको पब्लिकली नहीं एक्सप्रेस करने हैं। आप सर्विस छोड़ दीजिए जी, उसके बाद जो चाहिए आप कीजिए। exactly. लेकिन जब तक सर्विस में है वो डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। यू कांट गो टू टाउन एंड से कि मुझे उन्होंने गलत काम कराने को कहा था, इलीगल था और मैंने नहीं किया। नो, दिस इज नॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं तो अगर पब्लिक मतलब सिविल सर्वेंट अगर ऐसी बातें कर रहा है तो बिलीफ इन सिस्टम वो डिस्टर्ब हो सकता है। दैट्स व्हाई डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। आप दूसरे रूट का इस्तेमाल करें। सर ने कहा कि आप छोड़ सकते हैं सर्विस को। सर, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ अपने अनुभव की बात की थी, तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैंने बताया आपको, जैसे कल्याण सिंह जी थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, बड़े अच्छे नेताओं के साथ मैंने काम किया। और खड़गे जी की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैंने उनको कभी नाराज होते हुए नहीं देखा। बड़े आराम से पूरी बात सुनते थे। आप उनको कुछ बताने चाहिए, पूरी सुनेंगे। और फिर उनकी कोई, वो ऐसा नहीं कहते थे कि ये कर लो, वो भी ऐसा प्रस्तुत करते जैसे अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब ये नहीं करते थे, इंपोज नहीं करते थे अपनी बात। और यही कारण है कि इस देश की एक सफलतम योजना उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में बनी और चली बड़ी अच्छी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो जिसका स्वरूप आज आयुष्मान भारत योजना है। शायद उनके जैसी दूरदर्शी दृष्टि अगर वो नहीं होते, उनका विजन नहीं होता, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो स्कीम RSBY को जो सक्सेस मिली वो नहीं मिलती। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा सपोर्टिव। आई मीन, अगर वो असहमत भी होते थे ना किसी बात से, तो ऐसे नहीं कहते थे कि वो असहमत है, तो कहते थे अनिल जी जरा इसको भी देख लीजिए। तो मुझे समझ में आता था इस पे भी चर्चा करना चाहते हैं। उससे क्या होता था, आदमी रिस्पॉन्सिबल महसूस करता था। जैसे आपने कहा कि यार ये गलत है, तो आप समझते हैं मैं तो अपनी बात करने गया, उन्होंने सुना तक नहीं, पूरा सुनते थे, पूरा समझाते थे, अपना दृष्टिकोण देते थे। और उनका दृष्टिकोण इसलिए सही, जैसे हमने ग्राउंड पे जरूर काम किया SDM, लेकिन वो बिल्कुल एकदम धरातल से लगे हुए थे। तो ऐसे सजेशन देते थे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई आप जिस लाभार्थी की बात कर रहे हैं उसका सोचिए वो कैसे रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने इस स्कीम को पेपरलेस बनाया। अब उन्होंने कहा अरे भाई वो इंश्योरेंस का पेपर इतना बड़ा बड़ा होता है, वो कैसे करेगा? तो हमारे दिमाग में आया कि तो पेपरलेस बनाना जरूरी है, वो पढ़ तो पाएगा नहीं था। तो इस तरीके के जब उनसे चर्चा होती थी तो बिल्कुल धरातल की बातें वो बताते थे, और फिर उनका मिश्रण करके उनको लगा कि जो योजना बन के आई वो सफल योजना बनी। आई थिंक लीडरशिप लेसन भी है इसमें बहुत ज्यादा, कि रादर देन इम्पोजिंग यू एक्चुअली गाइड, यू आस्क, यू कोलैबोरेट। मैंने जितने आपको बताया सब ऐसे थे। प्रकाश जावड़ेकर जी भी कभी अपनी बात इम्पोज नहीं करते थे।
वो चर्चा करते थे, एज एन इक्वल चर्चा करते थे। उसके बाद वो असहमत कई बार होते थे तो ओवररूल करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन चर्चा में वो नहीं कहते थे, स्टार्ट नहीं करते थे ऐसा कर दीजिए आप। ऐसा ही जिक्र आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने वाक्य को बताया था, द पेशेंट लिसनिंग ही गेव टू यू। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बहुत, जब मैं कोल सचिव था तो काफी चर्चाएं हुई और बड़े ध्यान से सुनते थे वो। मतलब सामान्य रूप से लोग सोचते हैं अच्छे वक्ता तो हैं ही वो, लेकिन ध्यान से सुनते भी बहुत थे। तो कभी भी उनसे मेरा मत भिन्नता भी हुई कई प्रकरणों में। इनफैक्ट पहली जब उनसे मीटिंग हुई तब मेरी मत भिन्नता थी, अंतिम जब मीटिंग हुई तब भी यह मत भिन्नता थी। और उसमें संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, पहली मीटिंग तब थी जब मैं कोयला सचिव बना था और मैं वहां गया तो वहां पे एक प्रस्तुतिकरण किया गया, पावर सेक्रेटरी ने प्रस्तुतिकरण किया, 6-7 स्लाइड्स उन्होंने दिखाई। उन 6-7 स्लाइड्स में उन्होंने बताया कि पावर की जितनी समस्या कोल की वजह से। तो जब समाप्त हो गई, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी, आपने देखा कि आप कोयल की समस्या का सुधार कर दीजिए तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये उनके शब्द थे। तो मैंने उनसे कहा, साहब मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मेरा एक राय में खाली कोल पावर की समस्या नहीं है, कोल एक समस्या है, इसकी और समस्याएं भी हैं और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। अब देखिए, मेरे मत भिन्नता है, उन्होंने कोल के लिए कहा, मैंने कहा जी, तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं। और फिर वो पीयूष गोयल जी की तरफ घूमे, क्योंकि वो भी पावर सेक्रेटरी, कोल मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर थे, और उनसे बोले कि देखिए अनिल जी सही कह रहे हैं, इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। यानी कि मत भिन्नता होने के बावजूद उन्होंने मेरी बात मानी। अंत में देखिए आप, लास्ट मीटिंग मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था, मेरे पास फोन आया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि कल शाम को प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आप आके जरा उनको ब्रीफ कीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो मैंने कहा, साहब मुझसे हेल्थ इंश्योरेंस से क्या मतलब, मैं तो एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे बताया गया कि नहीं आपने इंश्योरेंस देखा है और काफी वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप आके बताइए उनको। तो मैंने कहा, साहब मैं मेरे लोकल स्टैंड आई क्या है। उन्होंने कहा, अच्छा है कि हेल्थ के साथ साथ हम एजुकेशन का भी रिव्यू रख देंगे, तो आप रहेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी आपसे पूछते हैं तो आप बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। बोले, फिर मुझे कहा गया कि देखिए प्रधानमंत्री जी इंश्योरेंस के नाम से थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो सोच समझ के बताना। अब मुझे बोलना इंश्योरेंस के लिए था, मुझे बुलाया गया वहां पे करने के लिए। अगले दिन शाम को उनके घर पे बैठक हुई, हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया, तो प्रधानमंत्री थोड़े नाखुश दिखे कि आप लोग फिर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। और ये कहने के बाद मेरी तरफ घूमे और मुझसे बोले कि आपकी क्या राय है। मेरी राय उनके बिल्कुल विरुद्ध थी, इंश्योरेंस के लिए थी। तो मैंने अपनी पूरी चर्चा की, उनको बताया कि क्यों इंश्योरेंस नेसेसरी है, यूजफुल है। 15 मिनट तक मुझे एक टक सुनते रहे, यूं करके, एक शब्द नहीं बोले मुझे बिल्कुल। और 15 मिनट बाद जब मेरा समाप्त हो गया उनसे व्याख्या, तो कहते हैं हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल भिन्नता और सहमति। मैं बाहर निकल रहा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ ने मुझसे कहा कि सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं, तो आपने फिर वही बात कही। मैंने कहा देखो, ना मुझे इनसे अभी कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा उनको बता दिया, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने मेरी बात मानी। तो अच्छे लीडर्स जो हैं, पहली बात तो सुनते हैं, इम्पोज नहीं करते अपने डिसीजन। तो मेरा सौभाग्य था कि ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया और हर पार्टी में ऐसे लोग मिले। मैंने ऐसे मंत्री का भी उदाहरण दिया जिन्होंने मुझे पुश किया कि सस्पेंड करने के लिए, लेकिन ऐसे भी मंत्री मुझे मिले जो बात सुनते थे, कई बार सहमत होते थे, कई बार असहमत होते थे। तो यानी कि अगर आईएएस वर्सेस पॉलिटिशियन में जाएं तो करप्शन है, करप्शन पे भिन्न व्यू हैं, उस पे आप क्या कर सकते हैं वो सर ने बताया। ट्रांसफर है, ट्रांसफर नियति है, भाग है, लेकिन उस पर क्या कर सकते हैं सर ने बहुत एग्जाम्पल से बताया। पॉलिटिशियंस अलग अलग तरह के मिलेंगे, कोई आप एक ब्लॉक में पॉलिटिशियंस को नहीं रख सकते, पॉलिटिशियंस की अपनी सार्थकता है, वो सर ने बताया। अगर आप एक सफल सिविल सर्वेंट हैं तो उसका मापक ये होगा कि आप एसोसिएट की तरह काम कर रहे हैं और 90% डिसीजंस को आप ड्राइव कर सकते हैं बाय योर कैलिबर। फिर उसके बाद सर ने बताया कि कैसे इफ यू हैव द एसेंशियल स्किल्स ऑफ लीडरशिप टू सेफगार्डिंग योर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को बचाना भी है अगर वो सही हैं, और उसमें पॉलिटिशियन के इनसाइट्स को भी समझना है कि वो भी अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, और वो राजनीति भी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लोग केवल अच्छे इंटेंशन से राजनीति में नहीं आ सकते। राजनीति के लिए कुछ धरातल की वास्तविकताओं के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है और सिविल सर्वेंट को वहाँ पर सहभागिता दिखानी पड़ती है। तो थैंक्स फॉर दिस डिस्कशन सर, इट वॉज क्वाइट इंसाइटफुल एंड वी आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक टू रिवील। माई बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।